नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के कार्य। पिछली वीडियो में हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट का सामान्य परिचय, उसके जैविक कार्य और उनका वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। ठीक है, आज हमारा हम उन्हीं कार्यों को विस्तृत रूप में जानेंगे या समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने शॉर्ट में पहले लिखा है, इनके कार्य के बारे में लिख दिया है। पहले इनको जान लेते हैं, फिर इनकी डिटेल्स जानेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा पेड़ पौधों का मुख्य संरचनात्मक घटक होते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा जैव ईंधन के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। तीसरा है हमारा संरक्षित भोज्य पदार्थ के रूप में। ठीक है, इसके बाद चौथा है हमारा, नंबरिंग मिस हो गई थोड़ी मेरी, न्यूक्लिक अम्लों में। ठीक है, इसके बाद जो होता है वाहक के रूप में। तो ये है इनके मुख्य कार्य हैं कार्बोहाइड्रेट की। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनका मुख्य संरचनात्मक घटक होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो पेड़ पौधों के मुख्य संरचनात्मक घटक होते हैं। कैसे देखते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है, जो कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, जो कि एक क्या है, पॉलीसैकेराइड है या कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी कोशिका भित्ति जो होती है आधे से ज़्यादा किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है। मतलब यदि हम कहें कि जो सेल्यूलोज होता है वो मुख्य संरचनात्मक घटक के रूप में यहाँ पे कार्य करता है। इसी के द्वारा पेड़ पौधों की संरचना निश्चित होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा है जैव ईंधन के रूप में। तो जैव ईंधन के रूप में क्या होता है, जैसे यदि हम बात करें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन आदि जी क्या कर सभी ये हैं हमारे जैव ईंधन के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, और जो जीव होते हैं उन्हें कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। कैसे करते हैं वो देखते हैं हम। मान के चलो हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, C6H12O6 ये किससे रिएक्शन करेगा? ऑक्सीजन के 6 अणुओं से रिएक्शन करेगा और बनाएगा 6CO2। ठीक है, और 6H2O, मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनाएगा और 6 जल के अणु बनाएगा। साथ ही साथ ये 2880 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करता है। 2880 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो ये क्या हो गया? जैव ईंधन के रूप में। मतलब इसी के द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होगी कार्य करने के लिए। अब हमारा इसके बाद है नेक्स्ट संरक्षित भोज्य पदार्थ के रूप में। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारे बीज होते हैं पेड़ पौधों के लिए, या जो बीजों में क्या होता है, स्टार्च के रूप में ये संरक्षित रहता है। जो बीज होते हैं उनमें स्टार्च के रूप में संरक्षित भोज्य पदार्थ के रूप में संरक्षित रहता है। कब तक रहता है? जब तक कि इन बीजों से पेड़ न बन जाएं। छोटे छोटे या बड़े पेड़ जो खुद अपने लिए भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण नहीं करने लगते, तब तक भोज्य पदार्थों में स्टार्च के रूप में रहता है। ठीक है, जब पेड़ पौधे स्वयं अपना भोजन बनाने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा न्यूक्लिक अम्लों में। इसमें एक चीज और बता दें, ये तो होगा पेड़ पौधों या बीज की बात। यदि हम बात करें प्राणियों में, तो प्राणियों में लीवर में और मांसपेशियों में स्टार्च संरक्षित रहता है।
और क्या करता है, जब हमें आवश्यकता पड़ती है तो यह जो है ग्लूकोज में बदल जाता है, और फिर ग्लूकोज में जब बदल जाता है तो हमें जो है ऊर्जा प्राप्त होने लगती है। इसके बाद आता है हमारा न्यूक्लिक अम्लों में। तो जो हमारे राइबोस और 2-डीऑक्सी राइबोस होते हैं वो आरएनए और डीएनए के घटक होते हैं, और ये आरएनए और डीएनए क्या करते हैं, हमारे आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ प्रोटीन का जैव संश्लेषण भी करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, लास्ट है, वाहक के रूप में। मतलब जो औषधियाँ होती हैं उनको हमारे शरीर में प्रवेश कराने के लिए क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो है वाहक के रूप में कार्य करते हैं, या हम इनका उपयोग वाहक के रूप में करते हैं औषधियों को शरीर के अंदर प्रवेश कराने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे मुख्य कार्य जे हो गए, और हमने इसका विवरण भी जान लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और यदि कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।